अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि वालिदैन को कौन से ममालिक में बुलाना जो है आसान है, जो यूरोप के मालिक हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद कारोबार भी और पारो भी कौन से कानून के तहत आप इकट्ठी ले सकते हैं, ये आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा, आपने गौर से सुनना है। उसके बाद पदरोन और रेड क्रॉस पदरोन के बारे में कुछ अहम मालूमात है जो आपको प्रोवाइड करूंगा। और आखिर में बात करेंगे आयरलैंड के बारे में कि आयरलैंड में इमिग्रेंट्स की तारीखी आमद, इस पे आयरलैंड ने रिपोर्ट जारी की है, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि वालिदैन को कौन से मालिक में बुलाया जा सकता है। इससे पहले आपको बताता चलूं कि आपको मैं लिंक कौन कौन से प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जो लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा वो आयरलैंड से मुतल्लक जो कि इमिग्रेशन की बहुत बड़ी अपडेट आई है, उसने एक रिपोर्ट शाया की है, उसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों को नीचे शेयर करूंगा, जिसमें आपको काफी अहम मालूमात ताजा तरीन आयरलैंड से मुतल्लक मिलेंगी। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो आयरलैंड भी मूव होना चाहते हैं और जो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ अहम इन्फॉर्मेशन भी इससे रिलेटेड शेयर करूंगा। वालिदैन को कौन से मालिक में बुलाना आसान है, क्योंकि आपको पता है नेशनैलिटी के बाद भी लार्गा दुरासियन पे भी और टेम्पररी रेजिडेंसी पे तो भूल जाएं, काफी मसले मसाइल हैं। लार्गा दुरासियन पे, नेशनैलिटी पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने अप्लाई किया अपने वालिदैन को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3-3 मरतबा 4-4 मरतबा रिफ्यूज रिजेक्ट हो चुके हैं, लेकिन उनके वीजे नहीं लग सके। यही वजह है कि अब जो गैर मुल्की हैं वो नेशनैलिटी लेने के बाद ये सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि क्यों ना हम किसी और यूरोपीय मुल्क की तरफ जाएं और वहां पे जाके ट्राई करें ताकि हम अपने वालिदैन को वहां पे बुला सकें। इस वजह से काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं कि कौन सा यूरोपीय मुल्क ऐसा है जहां पे हम आसानी के साथ अपने वालिदैन को बुलवा सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस पे बात कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ दोस्तों ने वहां पे जाके अप्लाई किया और कुछ दोस्तों के आए और कुछ दोस्तों के नहीं आए। लेकिन मैं रेशो के लिहाज से आपको बताऊंगा कि किस मुल्क में ज्यादा रेशो में वालिदैन आ सके हैं। रेशो यूरोपीय जो ममालिक हैं यहाँ पे 100% किसी मुल्क की भी रेशो नहीं है। खासतौर पे वालिदैन को ये रिस्ट्रिक्ट लॉज के मुताबिक जो है वो डील करते हैं। लेकिन मैं उन ममालिक की बात करूंगा जहां की रेशो अच्छी है। तो जो दोस्तों देखा गया है, जो मेरी बात हुई है या जो दोस्त गए हैं उन कंट्रीज में नेशनैलिटी लेने के बाद मूव हुए हैं, उन्होंने अपने वालिदैन को अप्लाई किया, अपने करीबी रिश्तेदारों को अप्लाई किया, बेशक वहां पे सेटलमेंट का हो या उन्होंने विजिट वीजे पे अप्लाई किया, तो रेशो किन ममालिक की जो है वो बेस्ट रही है। तो यहाँ पे ये बताता चलूं कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आपको पता है कि नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, ये 4 ममालिक ऐसे हैं जहां पे देखा गया कि अगर आप वहां पे चले जाते हैं, साल 2 साल है वहां पे जाके जॉब करते हैं, काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपका वहां पे टैक्स का रिकॉर्ड बन जाता है, आपकी वहां की इनकम का रिकॉर्ड बन जाता है कि आप कितनी इनकम कमा रहे हैं, कितनी सेव कर रहे हैं, आपकी एक्सपेंस कितने हैं, घर के लिहाज से तमाम डिटेल उनको जो है आपकी मिल जाती है। तो उसके बाद जिन दोस्तों ने, जिन लोगों ने अपने वालिदैन को, अपने करीबी रिश्तेदारों को खास तौर पे विजिट पे बुलाया है, तो उनमें से अक्सरियत जो है उनके विजिट वीजे लगे हैं और वो उनके पास होके गए हैं। लेकिन यहाँ पे ये आपको बताता चलूं कि परमानेंट सेटलमेंट के लिहाज से वो इतना ज्यादा आसान नहीं है उन ममालिक में, लेकिन वहां पे कुछ न कुछ तरीके के साथ कुछ दोस्तों ने, कुछ लोगों ने जो बिजनेस करते थे, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन और टैक्सेशन के रिकॉर्ड को दिखाते हुए उन अदारों से परमिशन ली है कि वो अपने वालिदैन को अपने पास रख सकते हैं। चंद एक दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अपने वालिदैन को विजिट वीजे पे बुलाया, 1 मरतबा, 2 मरतबा और तीसरी चौथी मरतबा उन्होंने पाकिस्तान से एम्बेसी के जरिए उनको सेटलमेंट के लिए अपने पास बुलाया और उनमें से भी काफी वालिदैन के वीजे लगे और उनके साथ आगे रह रहे हैं। ये मैं आपको ज्यादातर जो बता रहा हूँ वो स्वीडन की बात कर रहा हूँ, डेनमार्क की कर रहा हूँ और नॉर्वे की कर रहा हूँ। फिनलैंड में क्योंकि बहुत कम कम्युनिटी है, इस वजह से उसके बारे में इतना ज्यादा जो है वो नॉलेज नहीं है, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इन ममालिक। उसके अलावा आयरलैंड में कुछ केसेस देखे गए हैं। आयरलैंड में लोग जो गए हैं और वहां पे जाकर उन्होंने काम किया है, अपना टैक्स का रिकॉर्ड सेम लाइक उसी तरह बनाया और तमाम चीजों को उसी तरह से किया, तो उनका भी जो है यही पता चला है कि वहां पे भी कंपेयर टू स्पेन या दूसरी जो मुल्क आसान है, इतना आसान नहीं है, लेकिन इनकी निस्बत वहां पे वालिदैन को बुलाना, सेटल करना, विजिट पे बुलाना, अपने पास रखना आसान है। उनके वीजे वहां पे इजीली लग रहे हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं कारोबार भी और पारो भी, इसके बारे में जो कानून है उसकी। ये आपने जरा गौर से सुनना है क्योंकि काफी दोस्तों को इसकी शायद समझ ना आए, और अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जरा आसान तरीके के साथ समझाऊंगा ताकि आपको सही तौर पे समझ आ सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने पारो लगवाई। अब आपने क्या किया कि आपने अपनी पारो जो है वो लगवाई है, और अब आप बिजनेस के लिए अपनी पारो इकट्ठी लेना चाहते हैं। बिजनेस के लिए इकट्ठी पारो लेने के लिए सबसे पहले तो आपको बताता चलूं, आपने नॉर्मल पारो लगवानी होती है। उसके बाद आपने बिजनेस के लिए अपने प्रूफ देने होते हैं, हमें क्या करना चाहते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट देना होती है, तमाम चीजें प्रेजेंट करना होती हैं। उसके बाद आप जो है ले सकते हैं, यानी कि आप फिजिकली तमाम चीजें डॉक्यूमेंटली उनको प्रोवाइड करेंगे तो आप इकट्ठी पारो ले सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आप पारो आपकी 1 साल की है, सिर्फ आपने साल काम किया और आपकी पारो सिर्फ 4 महीने बनती है, या आपने 2 साल काम किया, आपकी पारो 8 महीने बनती है। आप इकट्ठी पारो नहीं लेना चाहते क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं बनती, आप डायरेक्ट जो है वो बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन अब आप काम छोड़ के, जॉब छोड़ के डायरेक्ट बिजनेस करेंगे तो शुरू में आपको पता है कि आपने जो बिजनेस करना है उसमें आपका एक्सपेंस होगा, आपको सरवाइव करने में प्रॉब्लम्स होगी, ये सारी चीजें। तो उसका हल हुकूमत ने निकाला है कि अब आप अगर पारो नहीं इकट्ठी लेना चाहते लेकिन आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 6 महीने तक आप पारो भी ले सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि पहले आपने अपने नाम पे बिजनेस ना किया हो। एक तो आपको सहूलियत सोशल में राहत मिल जाएगी जो पहले मिलती है, बहुत कम सहूलियत सोशल पे करना पड़ेगा। साथ साथ आप जो है वो जो पारो भी लगवा सकेंगे, आप पारो भी लेते रहेंगे 6 महीने तक। 6 महीने तक आप अपना बिजनेस को स्टेबल करेंगे, कोशिश करेंगे, उसके दौरान आप पारो भी ले सकते हैं। ये कानून है, इस कानून का बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है। इस कानून से लाजमी तौर पे फायदा आप उठाएं अगर ये आप बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन अगर इकट्ठी पारो नहीं लेना चाहते। अगर आप इकट्ठी पारो लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये कानून नहीं है, फिर क्योंकि आपने अपनी पारो इकट्ठी ले ली है, इस वजह से फिर आपको कारोबार के साथ साथ पारो नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं पदरोन की और रेड क्रॉस पदरोन की। बहुत सारे दोस्तों की ये कंफ्यूजन है, ये प्रॉब्लम है कि पदरोन और रेड क्रॉस की पदरोन 2 अलग-अलग चीजें हैं। इनका प्रोसेस जरूर अलग, लेकिन जब आपकी एक मरतबा पदरोन हो जाती है तो ये उसी तरह कंसीडर की जाती है जिस तरह नॉर्मल पदरोन होती है। बल्कि नॉर्मल पदरोन जो है वो कोई आपके घर का ओनर वगैरह जाके कटवा सकता है, लेकिन रेड क्रॉस की पदरोन आपकी कटवा कोई नहीं सकता। इस वजह से वो लोग जो परेशान है पदरोन की वजह से और कमेंट करते हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि वो बड़े शहरों में जो रेड क्रॉस की सहूलत मौजूद है उसको लाजमी तौर पर उसका फायदा उठाएं। जैसे कि बार्सिलोना में कई आरागोन पे जो एक ऑफिस है वहां पे आप पदरोना में तो करवा सकते हैं रेड क्रॉस की। 3 महीने के टाइम के अंदर अंदर वो विजिट करते हैं या लेटर भेजते हैं, प्रूफ के तौर पे आपको चेक करते हैं, उसके बाद आपकी पदरोन चलती है। आपकी पदरोन जो है वो इमिग्रेशन में भी काम आती है, रिन्यूएशन में भी काम आती है, हर जगह पे काम आती है, कोई भी किसी तरह का भी मसला नहीं है। इस वजह से इसके बारे में ज़हन से निकाल दें कि रेड क्रॉस की वैल्यू कम है या दूसरी पदरोन की वैल्यू ज्यादा है, कोई भी इसमें फर्क नहीं है। जो लोग परेशान है पदरोन की वजह से वो ये लाजमी तौर पर करवा लें, अपना टाइम जाया ना करें। इमिग्रेशन ओपन होती है तो आपसे ये प्रूफ पदरोन का लाजमी तौर पर मांगा जाएगा। ये पहला प्रूफ ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है और इसी की बेस पे आपको हर लिहाज से लीगल होने के चांसेस और इमिग्रेशन में लीगल होने के चांसेस मिलते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं एक बड़ी अहम न्यूज के बारे में जो कि है आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें कहा है कि आयरलैंड में तारीखी तौर पे 2007 के बाद कभी भी इतने ज्यादा इमिग्रेंट इंटर नहीं हुए जितने कि अब इंटर हो रहे हैं, जिसमें 3 बड़ी वजूहात है। नंबर 1 यूक्रेन की जंग, 1,80,000 से ज्यादा यूक्रेनियन इस वक्त आयरलैंड में इंटर हो चुका है। उसके बाद ब्रेक्सिट, वो लोग जो कि किसी इंग्लिश मुल्क में जाना चाहते हैं उन्होंने यूके के बाहर निकल जाने के बाद आयरलैंड का रुख किया, जो कि 90,000 से ज्यादा यूरोपियन वहां पे ट्रांसफर हुए हैं। उसके बाद यूके में इमिग्रेंट्स के गिर्द जो घेरा तंग हुआ है और वहां पे साइलम सेकर्स इलीगल इमिग्रेंट्स ने भी रुख किया आयरलैंड का, क्योंकि वहां पे सख्ती हुई और उन्होंने आयरलैंड इंटर होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से आयरलैंड में तारीखी तौर पे इलीगल इमिग्रेंट्स इंटर हो चुके हैं और लीगल इमिग्रेंट्स इंटर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। बागात में, प्लासाज में,
मुख्तलिफ जगहों पे कैंप लगा के इलीगल इमिग्रेंट्स रहने पे मजबूर है। आयरलैंड ने आने वाले वक्त में कुछ नई तरमीम करने की अनाउंसमेंट की है। देखते हैं क्या अनाउंसमेंट होती है और वहां पे आने वाले वक्त में क्या हालात होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।